इस बार का जो जेई का पेपर हुआ वो फिजिक्स से, खास करके मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। मैथ्स और केमिस्ट्री के मैं बाद में देखूंगा, मैथ्स में थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे। फिजिक्स में क्या था मेनली, अगर पेपर वन की बात करें, दो पेपर आते हैं पता ही है तुम्हें, पेपर वन एंड पेपर टू। इस बार पेपर वन एंड पेपर टू में सबसे पहला चीज़ तो ये नोट किया गया कि जो पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट है, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी डिफरेंट है। सेक्शन वन, सेक्शन टू और सेक्शन थ्री, तीन सेक्शंस होते थे। और तीनों सेक्शंस में इसमें क्या आता था, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, है ना। इसमें क्या आता था, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस, है ना, मोर देन वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बोलते थे, और इसमें इंटीजर आता था। लेकिन इस बार क्या किया गया, पैटर्न को थोड़ा चेंज किया, और इस बार इसमें पूछा गया कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ, उसको तुम बोल लो। तो पैराग्राफ थे और इसमें तीन क्वेश्चंस दिए गए थे, एक पैराग्राफ में तीन क्वेश्चन, जिसमें कि 2 नंबर के एक क्वेश्चन थे। और उस पैराग्राफ में तीन क्वेश्चन तो थे ही, एक उसमें था फिल इन द ब्लैंक्स, काइंड ऑफ इंटीजर टाइप क्वेश्चन गिवन था। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी अब पैराग्राफ में आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए तुम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे कि हाँ, किसी भी तरह का तुमसे पैटर्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्या करना है, जब भी कोई पेपर मिले तो सबसे पहले उसके सेक्शंस को रीड करो, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, किस तरीके से उसमें किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, कितने मार्क्स मिलेंगे और कितने मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर गलत हो जाते हैं तो। जैसे कि थर्ड वाला था मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन था, एमसीक्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या था, क्वेश्चंस गिवन थे और क्वेश्चन में तुम्हें अगर एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर गलत हो जाता है तो -2 मार्किंग होता है। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न भी हमारा चेंज किया गया था। तो ये इस तरीके से इस बार पेपर पैटर्न सेट किया गया। तो मोरलेस पेपर वन एंड पेपर टू का जो पैटर्न था वो लगभग लगभग सेम था। तो ये तो हो गया पेपर पैटर्न के बारे में, किस तरह का पेपर पैटर्न दिया गया था इस बार। अब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे थे। फिजिक्स में तो पेपर वन एंड पेपर टू की बात करेंगे। सबसे पहले पेपर वन बात कर लेते हैं। तो पेपर वन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फिजिक्स के, वो काफ़ी ज़्यादा इजी थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर मैं लेवल डिसाइड करूँ कि इजी, मीडियम एंड टफ में ये जो पेपर वन था वो किस जगह पे स्टैंड करता है, तो मैं बोलूँगा कि इजी के आसपास में इजी क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन को अगर हटा दिया जाए तो ये लगभग लगभग इजी क्वेश्चंस के रेंज में फॉल करता है। वही अगर पेपर टू की बात करें, इजी, मीडियम और टफ, तो इस बार पेपर टू में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो लगभग लगभग मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे, और एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो टफ थे, इवन ओलंपियाड लेवल के भी क्वेश्चंस गिवन थे। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चंस और इस जगह पे मीडियम क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा तरीके से स्कोर किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें स्कोर करेंगे और कंपटीशन टफ होगा। और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे। और इस बार भी जैसा कि मैंने हर एक साल बताया है कि, और इस साल भी मैंने बताया है कि जो पोर्शन था 11th और 12th का, वो कुछ इसी तरीके से आया। 11th में और 12th में रफली 40% और 12th का रफली 60% पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। हालांकि लास्ट ईयर इस तरीके से नहीं किया गया था, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है, ऐसा बोल लो, या फिर मुझे लगता है कि पेपर इसी तरीके से सेट करना चाहिए। लास्ट ईयर का अगर देखोगे तो जेई में ये चेंज कर दिया था, 60% आ गया था तुम्हारा 11 से, और 12 से दे दिया गया था 40%। तो ये चीज़ हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मान करके चलो कि ऐसा तो होगा ही होगा। मतलब 12 तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th अगर तुम अच्छे तरीके से कमांड कर लेते हो तो 60% तुम्हारे नंबर उठने के चांसेस हैं, 60% तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। बराबर है क्या। तो ये 11th और 12th के आगे कुछ कुछ क्वेश्चंस 11th और 12th में के कुछ चैप्टर से नहीं पूछे गए थे, और बहुत सारे चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि आरबीडी, एक ऐसा चैप्टर जो कि मैं बोलता हूँ कि हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 11th का चैप्टर है। तो आरबीडी से इस साल भी क्वेश्चंस आया था, एक दो क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी पूछे गए थे। उससे पहले शायद एक बार तो हुआ ऐसा, शायद नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार एसएचएम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एसएचएम के कॉन्सेप्ट जो मेनली प्योरली एसएचएम का होता है, वो इसमें क्वेश्चन नहीं था।
तो ये चीज़ देखने के लिए मिला। और फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन था जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन था। जो लोग मतलब टाइम देंगे या फिर जिसका लेवल काफ़ी अच्छा है वही इस सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इस बार भी एरर एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आया ही आया। जैसा कि मैं हर एक साल बोलता हूँ कि एरर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस बार भी एरर से एक क्वेश्चन तो आया ही था। वर्नियर कैलिपर पे था, सिंपल सा वर्नियर कैलिपर स्केल था, उसमें रीडिंग फाइंड आउट करना था और उसको मतलब कि आंसर देना था। तो इजी क्वेश्चन था, कुल मिलाकर के आराम से स्कोर कर सकता है कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छे तरीके से पढ़ के गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से उसने प्रिपरेशन करा है मेंस लेवल में भी, तो भी तुम्हारा यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा। तो इस सभी में स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट मिलता है, मेंस वाले स्टूडेंट ऐसा बोल है। लेकिन एडवांस वाले स्टूडेंट भी काफ़ी कम नहीं होते हैं, वो भी प्रिपरेशन करके ही जाते हैं, तो उनका भी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हो करके ही रहता है। तो प्रिपरेशन देख लो किस इस तरीके से करना है तुम लोग को। अब तुम लोग के पास भी टाइम ज़्यादा बचा नहीं है और ऑलरेडी इतना टाइम ख़त्म हो चुका है और अब कुछ महीने ही बचे हुए हैं। होप मैं कर रहा हूँ कि हाँ जनवरी में मेंस होगा, जनवरी में नहीं होगा तो कम से कम फैब में तो कराएगा ही कराएगा मेंस, इतना तो मैं मान के ही चल रहा हूँ। तो अगर फैब में भी मेंस कराता है मेंस का एग्ज़ाम तो तुम्हारे पास काफ़ी कम महीने बच जाते हैं और तुम्हारा बोर्ड का भी एग्ज़ाम है इस बार, है ना। रिपीटर को फ़ायदा मिलता है हम्म, लेकिन क्या है कि उसके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। रिपीटर्स के पास अगर वो ज्वाइन करता है जुलाई में, जून या जुलाई में, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम देगा एडवांस का, एडवांस का एग्ज़ाम अक्टूबर में कंप्लीट हुआ तो अक्टूबर में ज्वाइन करेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर काइंड ऑफ अभी के लिए। लेकिन अगर रेगुलर वे में चलता है तो एडवांस का एग्ज़ाम अप्रैल में ख़त्म होता है और फिर अप्रैल से मई मई और जून में बैच स्टार्ट होता है रिपीटर। उसके पास भी काफ़ी कम टाइम रहता है और दिसंबर तक कंप्लीट कराना होता है। तो कोशिश करो कि तुम्हारा ट्वेल्थ रनिंग में ही जेई क्लियर हो जाए ताकि तुम लोग के लिए सर काफ़ी फ़ायदा हो। बोलो। सर फिजिक्स का सिलेबस लाइक कौन से मंथ में खत्म होगा? फिजिक्स का देखो अभी जो सिलेबस चल रहा है हम लोग का कैपेसिटर चल रहा है और कैपेसिटर होने के बाद फिर हम लोग का स्टार्ट होगा हीट ट्रांसफ़र। और हीट ट्रांसफ़र थोड़ा छोटा है, उसके बाद फिर ईएमएफ स्टार्ट होगा, फिर ईएमआई स्टार्ट होगा, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स। इतने चैप्टर्स जो हैं वो हम लोग के बचे हुए हैं, छोटे छोटे एक दो चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैं सेमीकंडक्टर बोल लूँ या फिर मैं इसको बोल लूँ क्या बोलता है ईएम वेव, ये एक लेक्चर का टॉपिक है ना। तो उसमें उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तो सब कंप्लीट कराने के बाद फिर इसको हम लोग करेंगे। अभी तो क्या है नंबर ऑफ़ क्लासेस कम है, बर्डन कम है। जब नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ जाएंगे तो बर्डन भी हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी से ही 11th का रिवीजन करना स्टार्ट करो, बाद में जाकर के टाइम नहीं मिलेगा। नोट्स वगैरह तुम खुद से क्रिएट करना स्टार्ट करो ताकि तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ आराम से खुद से करो। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। सो कैपेसिटेंस क्या है पहले इसको हम लोग समझते हैं और जेई के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन हर एक साल लगभग ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन हर एक साल जेई पूछ ही लेता है इसके ऊपर, तो इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग को कंप्लीट करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा पार्ट होता है कैपेसिटेंस में वो शेयरिंग ऑफ चार्जेस होता है। और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे कैपेसिटर, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टाइम के साथ उसका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो अभी तो फिलहाल तुम लोग को काफ़ी इजी इजी सा लगेगा कैपेसिटेंस चैप्टर, थोड़ा थोड़ा जो फॉर्मूलेज हैं वो तुम्हें अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए पहले हम लोग समझते हैं कैपेसिटर क्या चीज़ है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग समझते हैं। तो मैं एक सिंपल सा चीज़ बताऊंगा, तुम लोगों ने
एक कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो ज़रूर देखा ही होगा, कुछ इस टाइप का होता है। देखा गया ऐसा कैपेसिटर सर्किट बोर्ड में लगा रहता है? बोलो, किसी ने देखा? आजकल कैपेसिटर और भी छोटे छोटे आते हैं, हाँ सर। इस टाइप का हाँ सर। है ना। इस तरह का भी होता है कैपेसिटर, और कैपेसिटर को हम लोग डिनोट इस तरीके से करेंगे, जैसे बैटरी का नोटेशन ऐसा है ना, ये कैपेसिटर का नोटेशन है, या फिर कुछ जगह पे ऐसा भी नोटेशन दिया जाता है कैपेसिटर का। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर है क्या चीज़? बेसिकली कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। समझते हैं उस एनर्जी को कैसे स्टोर करता है और उससे फ़ायदा क्या है। कि बैटरी भी क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। मैं बैटरी ले लूँगा तो उस बैटरी से तो फिर एनर्जी मिल रहा है ना मुझे, तो कैपेसिटर की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी फिर? अरे लॉजिकल क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर लाइक अगर बाद में यूज करना होगा तो वो एनर्जी जाना नहीं चाहिए, इसलिए स्टोर किया हाँ जाता तो है। बैटरी भी है ना, वो जाता है क्या? घर पे बैटरी रख रहा था तो चला जाता है क्या? नहीं, रहता है चार्ज। जल्दी डिस्चार्ज करता है। लीकेज जो होता है, करंट लीकेज, मतलब कि जैसे सपोज किसी बैटरी को बहुत टाइम तक रख दिया तो धीरे 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 क्या होगा, खराब हो जाएगा, काइंड ऑफ करंट लीक करेगा, उसके कारण से वो बैटरी पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसमें कोई भी अब एनर्जी बचेगी नहीं। कैपेसिटर में भी ऐसा ही होगा, उसमें भी लीक कर। लेकिन कैपेसिटर और बैटरी में कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो कुछ डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज जैसे मैंने बताया, दोनों क्या है, एनर्जी को स्टोर करने का एक जरिया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, बैटरी और ये बैटरी इस टाइप से है, बैटरी और कैपेसिटर में, कि ये जो कैपेसिटर है ये एनर्जी को इंस्टेंट प्रोवाइड करता है, और ये एनर्जी क्या करता है, धीरे धीरे करके सप्लाई करता है। इट सप्लाइज एनर्जी इंस्टेंटेनियसली। ये तुरंत ही एनर्जी को सप्लाई करता है, जितना भी चाहिए एनर्जी, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, इतने जल्दी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। मतलब अगर इसके पास एनर्जी है, लेट से 100 जूल, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, तो ये 100 जूल का एनर्जी जो है, मतलब इसका 60% वो 2-3 सेकेंड में आराम से खत्म कर सकते। लेकिन अगर वहीं देखा जाए, 100 जूल ऑफ एनर्जी है इस बैटरी के पास, तो ये इतना एनर्जी 60% क्या, इसका 10% भी 1-2 सेकेंड में नहीं निकलता है। और डिपेंड करता है कि तुमने उसे एक्सटर्नल सोर्स इससे लगा करके रखा। काइंड ऑफ पावर है ना, पावर से हम लोग डिफाइन करते हैं इसको, तो इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये जो है बैटरी, एनर्जी तो स्टोर करता है लेकिन इट डज नॉट गिव्स या फिर प्रोवाइड्स अस द एनर्जी इंस्टेंटेनियसली, दैट मच एनर्जी। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा। तुम लोगों ने एक कैमरा देखा होगा, अभी तो पता नहीं कैमरा होता है या नहीं होता है, जिसमें कि रील लगता है, नेगेटिव लगता है, नेगेटिव वाला कैमरा देखा है क्या? इस जगह पे रोल करने के लिए होता है, इस जगह पे बटन होता है दबाने के लिए, और ये कैमरा होता है, इस जगह पे फ्लैश होता है। कुछ याद आ रहा है जिन्हें देखा है? हाँ सर। हाँ सर। इसके अंदर पहले ना बैटरी लगता है, या फिर अभी का मॉडर्न कैमरा देख लो, तो मॉडर्न कैमरा में क्या होता है, ये बैटरी को एक कॉम्पैक्ट बैटरी के फॉर्म में बना दिया गया है, ऐसा, डीएसएलआर जिसको हम बोलते हैं। तो बैटरी का कॉम्पैक्ट वर्जन यहाँ पे बन चुका है। खैर, काम तो बैटरी का एक ही है। तो ये बैटरी जो है आराम से इसके अंदर जाता था,
दो पेंसिल बैटरी यूज करते थे। पेंसिल मतलब डबल ए साइज बैटरी, निप्पो बैटरी जिसको बोलते हैं। तो एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है निप्पो का, बोलो। कभी देखा नहीं, यूज तो इतना किया है तुम लोगों ने। सीरियसली किसी को भी नहीं पता है? मैंने बताया भी था आई थिंक। 1.5 वोल्ट, ठीक है क्या? तो 1.5 वोल्ट आता है, और दो बैटरी को तुमने सीरीज में लगाया है तो लगभग लगभग 3 वोल्ट हो जाएगा। अब इस 3 वोल्ट के बैटरी से एक बल्ब को कनेक्ट करो। इसके अंदर जो बल्ब लगा होता है, इसी बल्ब को कनेक्ट करो, और जब कनेक्ट करोगे तो इधर से जो रोशनी निकलेगी वो बहुत ही डीम होगी, लो लाइट। लेकिन जब हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो इससे जो रोशनी निकलती है, फ्लैश लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तेज निकलती है। आया ना, देखा होगा। एनर्जी जो यस सर। निकलता है बहुत ज़्यादा मिलता है। कैसे हुआ? जबकि मैंने इस कैमरे के अंदर इस बैटरी को यूज़ किया, और एक बार बैटरी को मैंने बाहर यूज़ किया, तो बाहर वाले में लो डिम लाइट दे रहा है। जब अंदर डाल करके रखा तो ये अचानक से इतनी सारी एनर्जी कि आँख खराब हो जाए तुम्हारा, डायरेक्ट देख नहीं सकते हो उसको। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटर होता है। इसके अंदर कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर, छोटे छोटे कैपेसिटर जो हैं वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ये एनर्जी को स्टोर कर लिया, ये एनर्जी को स्टोर कर लिया, सभी एनर्जी को स्टोर कर लिया, और सभी मिल करके इकट्ठे एक बार में इस फ्लैश लाइट को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो इससे अचानक से जितनी एनर्जी दिया तुमने इसको, वो एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना है। और क्या है, डिफरेंस तो यही होता है ना, जो एनर्जी है दूसरे फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट होना है। तो ये एनर्जी तुमने कैपेसिटर से जो निकाला, वो सारा का सारा एनर्जी एक बार में लाइट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट, इसीलिए हमें जो रोशनी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो कैपेसिटर का यूज समझ में आया क्या, बोलो? हाँ सर। है ना? तो ये कैपेसिटर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब तुम्हें अगर इंस्टेंटेनियसली एनर्जी चाहिए तो मैं कैपेसिटर यूज़ करूँगा। जैसे कि इंस्टेंटेनियसली कब कब एनर्जी चाहिए होता है, जैसे कि पहले के बाइक में हम लोग किक मारते थे, है ना? तुमने अगर स्कूटर देखा होगा या फिर पुरानी बाइक देखोगे, उसमें किक होता है, और उसको मारने के बाद ही जाकर के वो स्टार्ट होता था। तो किक क्या करता था, पहले मोटर को रोटेट कराता था। तो मोटर को रोटेट कराने के लिए इंस्टेंटेनियसली ढेर सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, तभी तो वो मोटर रोटेट करेगा। तो इंस्टेंटेनियसली तो दे नहीं सकता है, तो कौन देगा? तो वहाँ पे कैपेसिटर प्रोवाइड कर सकता है एनर्जी। जैसे जनरेटर वगैरह पहले रहता था, तो जनरेटर वगैरह यही काम करता था, ठीक है। और भी चीज़ जैसे तुम्हारे फैन में है, कैपेसिटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तुम लोगों ने अगर चार्जर देखा होगा, चार्जर में एक छोटा सा बल्ब होता है जो ऑन ऑफ सिचुएशन को बताता है। अभी के चार्जर में तो बिल्कुल नहीं आता है, पहले के चार्जर में शायद आते थे, हाँ सर। है ना? तो अगर हम लोग इस सॉकेट से निकाल भी देते थे चार्जर को, तो भी 1 सेकंड के लिए लाइट तो जला ही रह जाता। देखा है कभी, नोटिस किया? यस सर। हाँ सर। है ना? हाँ सर। 1 सेकंड के लिए लाइट जला ही रह जाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज होता है, और जब तक ये अपने एनर्जी को ख़त्म ना कर ले तब तक सर्किट में करंट ज़ीरो होगा नहीं। तो जैसे ही तुमने इसको सॉकेट में लगा के रखा है, तब तक ये पूरा का पूरा चार्ज है, और जैसे ही सॉकेट से तुमने बाहर निकाला तो अब इसके पास एनर्जी है, तो अब ये करंट फ्लो कराएगा, और ये बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा। जैसे इसका एनर्जी खत्म, ये भी ग्लो करना खत्म। इसीलिए तुम्हारा जो लाइट है वो धीरे 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 करके डीम होता है, अचानक से बंद नहीं होता है, कि अचानक से करंट ड्रॉप होकर के ज़ीरो हो गया, नहीं। धीरे 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 करके करंट ड्रॉप होता है। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि कैपेसिटर जो है एक पानी की टंकी है, एक पानी की
टंकी है जिसमें पूरा का पूरा पानी स्टोर्ड है, लेकिन बैटरी क्या है, वही पानी रोड पे बिखरा हुआ है। बारिश होती है, इतना सारा पानी बिखरा हुआ रहता है, क्या उसको यूज़ कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं। लेकिन वही अगर टंकी में है तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इंस्टेंटेनियसली। पूरा का पूरा ढक्कन खोल दो, इतने सारे पानी निकल जाएंगे, बाढ़ आ जाएगा। है ना? तो ये दोनों डिफरेंस है, एनर्जी यहाँ से भी मिल सकता है, एनर्जी यहाँ से भी मिल सकता है, लेकिन कितने जल्दी एनर्जी मिलेगा वो दोनों में डिफरेंस। तो आई थिंक तुमको बेसिक चीज़ समझ में आ गया है कि कैपेसिटर है क्या चीज़। सर तो बैटरी लंबे टाइम तक एनर्जी सप्लाई करता है क्या कैपेसिटर हाँ के कंपैरिजन में? हाँ बिल्कुल। सर डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने जो कैमरा वाला एग्जांपल दिया उसमें तो एकदम से मतलब लाइट बंद हो जाती है ना, और लेकिन चार्जर वाले में लाइट धीरे धीरे बंद होती है, ऐसा इसमें कैसे है? कैपेसिटर पे भी डिपेंड करता है किस टाइप का कैपेसिटर लगाया गया है, एनर्जी को कितने जल्दी सप्लाई करना है। वो सारी चीज़ अभी तुम्हें समझ में आएगा जब हम लोग नीचे पढ़ें, टाइम कांस्टेंट वगैरह वेरिएबल्स वगैरह आते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है वो हो सकता है कि 0.1 सेकेंड में सारा का सारा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हो, और यहाँ पे कैपेसिटर हो सकता है कि 1 सेकेंड टाइम ले रहा हो सारा का सारा एनर्जी इधर देने में, और सारा का सारा एनर्जी देने में कितना टाइम लगेगा, तो करंट धीरे धीरे करके ज़ीरो होगा। इसमें करंट क्या होगा, अचानक से ज़ीरो होगा। समझा क्या? सर अगर सारा एनर्जी दे दिया तो वापस से अगर हम क्लिक करेंगे तो वापस से फ्लैश आता है, तो बार बार हाँ, कैसे हो सकता अब समझो कि जब मैं इसको दबाया तो क्या हो गया, सारा एनर्जी निकल गया बाहर। तो ये कैपेसिटर क्या हो गया, सारे के सारे अनचार्ज हो गए। तो पुराने कैमरे अगर तुमने देखे होंगे, पुराने कैमरे की बात कर रहा हूँ अभी क्या नहीं, तो पुराने कैमरे में लगभग 2 सेकंड का टाइम लगता था हमें वापस इसको क्लिक करने। वो क्यों लगता था, क्योंकि जब तक ये चार्ज नहीं होगा कैपेसिटर तब तक हम इसको क्लिक नहीं कर सकते हैं, फ्लैश नहीं निकलेगा, है ना? तो ये क्लिक जो है ना डिसेबल हो जाता था 3 सेकंड के लिए या 4 सेकंड के लिए लगभग डिसेबल हो जाता था। और अभी के टाइम पे तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया, ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि 4 कैपेसिटर को चार्ज करके रखेगा, 4 कैपेसिटर का एनर्जी इसमें सप्लाई कर देगा, जैसे ही एनर्जी बाहर निकला दूसरे वाले को सप्लाई कर देगा। तो आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। ओके, आगे चलते हैं और अब देखते हैं हम लोग कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या है। सो कैपेसिटर इज ए डिवाइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज ए डिवाइस which stores energy in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कैसे आया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन मत करो, ठीक है? तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर इज डिवाइस एंड कैपेसिटेंस इज इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक रजिस्टर है, और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो रेजिस्टेंस जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड को बता रहा है, रजिस्टर का मतलब वो डिवाइस को बता रहा है, डिवाइस का नाम। सेम वे में कैपेसिटर डिवाइस का नाम हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। और कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हो जाएगा किसका नाम, इसका मैग्नीट्यूड का। जैसे 10 ओम का रजिस्टर है, 20 ओम का रजिस्टर है, किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है, 20 का। उसी तरीके से इसका भी तो कुछ वैल्यू होगा कंपेयर करने के लिए, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और इसका सी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो कैपेसिटेंस सी हो गया इसका। तो कैपेसिटेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, इज डिफाइंड एज
defined as the capacity to hold the charge. चार्ज को होल्ड करके रखने की क्षमता कैपेसिटर में कितनी है वो उसके कैपेसिटेंस के वैल्यू को बताएगा। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है, तो लेट्स से ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे मैंने कुछ चार्ज डाला। तो जैसे मैं इसके ऊपर कुछ चार्ज डालूंगा तो इस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा, V पोटेंशियल। आया ना? मेरी बात समझ में आएगी नहीं? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं? अगर मैं किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज डालूंगा तो कंडक्टर का पोटेंशियल आ जाएगा, है ना? और ये जो पोटेंशियल होगा और ये जो चार्ज होगा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब कि डिपेंड करें। मतलब तुमने अगर चार्ज को बढ़ाया तो पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर उल्टे फॉर्म में बोलो कि अगर पोटेंशियल बढ़ा है तो ज़रूर तुमने कंडक्टर के ऊपर चार्ज को बढ़ाया होगा, बराबर है क्या? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डेट द चार्ज ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। प्रोपोर्शनल ही होगा ना? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अभी तक तो होना नहीं चाहिए वैसा। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैं एक सी कांस्टेंट लेकर के आऊँगा और इस जगह से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया दैट Q इज इक्वल्स टू CV। और ये फॉर्मूला एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लो क्योंकि यही फॉर्मूला हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे। Q इज इक्वल्स टू CV, Q इज इक्वल्स टू CV, या फिर बोलो C इज इक्वल्स टू Q बाय V। तो इस तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन कर लिए दैट कैपेसिटेंस इज चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो? चार्ज है, चार्ज कूलम पर वोल्ट। हाँ कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। जिसको हम लोग फैरेड बोलते हैं, बराबर? तो 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 फैरेड। इज इक्वल्स टू 1 फैरेड। तो 1 फैरेड का मतलब हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं दैट 1 फैरेड, F से सिंपल डिनोट कर लेते हैं हम लोग, F। तो 1 फैरेड का मतलब ये है कि अगर मैं कंडक्टर के ऊपर 1 कूलम का चार्ज रखूंगा तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितने से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा। अगर 2 फैरेड है तो इसको क्या बोला जाएगा, मुझे 1 यूनिट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए 2 कूलम चार्ज उस कंडक्टर पर रखना पड़ेगा। 2 कूलम चार्ज should be increased to change to increase the potential by 1 volt। तो ये 2 फैरेड का मतलब है। तो कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, और ये कितना चार्ज को होल्ड कर पाएगा उसके सर वो हिसाब से। क्या लिखा, 2 कूलम चार्ज शुड बी 2 coulombs charge should be increased to increase the potential by 1 volt। ओके, फॉर्मूले को वापस से लिखते हैं हम लोग। Q इज इक्वल्स टू CV है और या फिर C इज इक्वल्स टू Q बाई V है। तो इसमें पहला चीज़ तो ये कि जो Q है वो क्या चीज़ है, चार्ज
ऑन द कैपेसिटर। और इसमें V क्या चीज़ है? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल नहीं है, हमेशा याद रखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और जनरल केस में इसे हम लोग पोटेंशियल ले लेते हैं, ठीक है। और C क्या है हमारा? कैपेसिटेंस। ये चीज़। तो अगर मैं C का वैल्यू बताओ, अगर मैं Q को इंक्रीज करूंगा तो क्या C का वैल्यू इंक्रीज होगा? अगर मैं किसी भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल पे। हाँ, इस बात को ध्यान रखना कि अगर मैं Q को इंक्रीज करता हूँ तो C हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। तुम अगर V को डिक्रीज करोगे तो C हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि इधर से C वेरिएबल बन गया। C इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। V इज इक्वल टू आई आर में R क्या होता है? कांस्टेंट। सो इसीलिए हमारा R अगर कांस्टेंट हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे C को भी हम लोग देखते हैं कि C हमारा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, तो हम लोग कैपेसिटेंस किसी भी डिवाइस का कैसे निकालेंगे? तो हमारे जो कोर्स में है कुछ कुछ कैपेसिटर हैं जिसके वैल्यूज़ हम लोग को पता होना चाहिए, लेकिन जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो सबसे पहले मैं एक निकाल के दिखाऊंगा स्फेयर के लिए। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर। कोई भी एक कंडक्टिंग स्फेयर है हमारे पास, और उस कंडक्टिंग स्फेयर का हम लोग कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। लेट से ये कंडक्टर है और ये एक स्फेयर है। तो क्या स्फेयर को हम लोग सॉलिड स्फेयर बोले या हॉलो स्फेयर बोले? मैं कुछ बोलना चाहिए? बोल सकता है, बता सकता है? देखो, इस केस में कंडक्टिंग स्फेयर मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये है कि तुम चाहे सॉलिड स्फेयर बोलो चाहे हॉलो स्फेयर बोलो, बात एक ही है। कंडक्टिंग बोल दिया है ना, चार्ज को मैं जैसे ही प्लेस करूंगा वो सरफेस पे ही आएगा, समझा? वो एक हॉलो स्फेयर की तरह ही ट्रीट करेगा, चाहे तुम सॉलिड लो चाहे ना लो, फर्क नहीं पड़ता। सो तुमने इसके ऊपर एक चार्ज दिया, तो जैसे ही तुमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से इस कंडक्टर का पोटेंशियल आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना होता है, कभी भी किसी भी मतलब डिवाइस का अगर कैपेसिटेंस सी निकालना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। पहला स्टेप ये करना है कि फाइंड चार्ज ऑन कंडक्टर। तो पहला तो तुमने चार्ज निकाल लिया, अगर चार्ज गिवन नहीं है तो लेट चार्ज तुमने उसके ऊपर डाला है, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? फाइंड तो नहीं, एज्यूम कर लो। एज्यूम चार्ज ऑन द कंडक्टर। सेकेंड, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा स्टेप जो रहेगा वो रहेगा अप्लाई द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी बी, या फिर C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। इस फॉर्मूले पर अप्लाई करेंगे और आंसर आएगा, ठीक है? तो पहला काम हम लोग करते हैं। पहला क्या है? एज्यूम करो चार्ज कितना है, चार्ज एज्यूम करेंगे। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल। तो कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट में याद करो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये तो फॉर्मूला था ना। Most- हाँ सर। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, अब इसका वैल्यू पुट कर लो, V का।
E का वैल्यू है k q डिवाइडेड बाय r, q कैंसिल आउट हो जाएगा r डिवाइड बाय k का वैल्यू होता है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और ये आंसर आ गया हमारा सी का। ये तुम्हें याद रखना है that the capacitance of the sphere is 4 pi epsilon r. Capacitance of sphere, तो ये मुझे सर नहीं, तो हाँ बोल, इंसुलेटेड स्पीयर्स का नहीं पूछे, क्या बोल रहे हो? लाइक इंसुलेटेड स्पीयर्स का कैपेसिटेंस। नहीं, वो पूछेगा नहीं, वो सबसे लास्ट में एक हम लोग कंडीशन वगैरह में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई दो शेल है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के भी हो सकते हैं, तो किस तरीके से हम लोग उसका निकालेंगे। पहले इसको समझो, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी जाकर के वो भी समझ में आएगा। तो मैंने बता दिया कि हाँ कैपेसिटेंस इसका इतना है, और ये है हमारे पास एक स्फीयर जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस सरफेस पे होंगे क्योंकि ये कंडक्टर है। ठीक है, तो इसको तुमने चार्ज दिया था प्लस क्यू, और क्यू देने के कारण से इसके ऊपर पोटेंशियल आया, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, इतना पोटेंशियल आया, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा है, आर रेडियस इसका। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल बोलते हैं कि के क्यू बाय आर है, तो वो एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या फिर यूँ बोलो कि तुमने इसका रेफरेंस जो है इन्फिनिटी पे ज़ीरो एज्यूम किया हुआ है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ज़ीरो, तो ये पोटेंशियल तुम किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो? ज़ीरो के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, और इन्फिनिटी से इस जगह पे पोटेंशियल की बात हो। मेरी बात समझ में आएगी या नहीं आएगी? है ना? तो तुमने अगर चार्ज लाया पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहीं से न कहीं से तो लाया होगा, ऐसा नहीं खुद ही खुद इधर ही आ गया पॉजिटिव चार्ज अचानक से उत्पन्न हो गया ऐसा तो हो नहीं सकता। तो तुमने वो पॉजिटिव चार्ज लाया किधर से? याद करो, इलेक्ट्रोस्टैट में हमेशा हम लोग किसी भी चार्ज को कहाँ से लाते हैं? इन्फिनिटी से लाते हैं, और इन्फिनिटी से लाते हैं तो हर एक चीज़ न्यूट्रल है, पूरा सिस्टम न्यूट्रल है। तो तुमने अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठा के लाया तो ज़रूर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया होगा, है ना? और अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस जगह से किस जगह तक बिखरा हुआ है? हमारा आर रेडियस से लेकर के इन्फिनिटी तक बिखरा हुआ है। बनाते ही हम लोग पॉजिटिव चार्ज रहता है, हम लोग बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस जगह से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाते रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि नेगेटिव चार्ज होगा, उस जगह पे जाकर एंड होगा। अब वही नेगेटिव चार्ज को अगर तुम पास लेकर के आ जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस इतने ही में आ जाता है, क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझा क्या? और भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, लेकिन खैर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर तक फैला हुआ है, आर से लेकर के इन्फिनिटी तक। और अगर इसका स्टेटमेंट पढ़ो कैपेसिटर का, तो उसमें मैंने बताया था कि ये एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अरे हाँ या ना? एनर्जी को ये यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो एनर्जी है वो आर रेडियस से लेकर के इन्फिनिटी तक बिखरा हुआ है ना? इतना दूर दूर तक एनर्जी, और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो होता है वो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा हुआ है। क्या होता है? हाफ ऑफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर।
इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ पे बात हो रही। तो दिमाग में ये चला कि भैया ये एनर्जी जो है इतना दूर दूर तक बिखरा हुआ है, मैं ऐसे बिखरे हुए एनर्जी का क्या करूँगा, बैटरी ले लो इससे अच्छा था। एनर्जी मुझे कंसनट्रेटेड फॉर्म में चाहिए, या फिर किसी एक फिक्स रीजन में चाहिए, या फिर तुम यूँ सोच लो कि ये डिवाइस तो काफ़ी बड़ा हो गया, मुझे डिवाइस भी छोटा चाहिए। तो जैसा कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने देखा कि अगर इस कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालना था मुझे, तो मैं कहाँ से लेकर आया, इन्फिनिटी से लेकर के आया पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जैसे इसके ऊपर डाला तो इन्फिनिटी पे नेगेटिव चार्ज खुद ही खुद ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस जगह से इन्फिनिटी तक है। तो क्यों ना ऐसा करें, इस नेगेटिव चार्ज को ही पास लेकर के आ जाए, कि जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पे जाके एंड होगा। तो हमारे दिमाग में ये काफ़ी बढ़िया आइडिया है कि हाँ ये काम हम लोग कर सकते हैं, और उसी तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकल करके आया बाहर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमारा मेन मोटिव क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को मुझे करना है छोटा, कम, डिवाइस को बनाना है छोटा। तो एक प्लेट लिया मैंने, और इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने, और ये दूसरा प्लेट लिया और इस प्लेट के ऊपर रख दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। इनफैक्ट ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट हुआ, मैंने इससे थोड़े थोड़े चार्जेस जो है उठा उठा करके इसके ऊपर पुट करते गया, है ना। पॉजिटिव चार्ज इस पर थोड़ा थोड़ा उठा, हालांकि पॉजिटिव चार्ज हम लोग नहीं उठाते हैं, नेगेटिव चार्ज उठाते हैं, लेकिन हमें तो कैलकुलेशन करना होता है, फिजिक्स में उठा सकते हैं, कोई बात नहीं, सब चलता है। तो इस प्लेट पे मैं एक एक करके चार्ज को डिपॉजिट करता गया दूसरे प्लेट से निकाल निकाल कर। तो एक प्लेट बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और एक प्लेट बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। और फिर इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए यहाँ पे नज़र आया, क्या है वो समझते हैं। तो मैं 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकेंड पॉइंट इज बी, एंड थर्ड पॉइंट इज सी। और इस प्लेट को काइंड ऑफ हम लोग इनफाइनाइट प्लेट की तरह एज्यूम कर रहे हैं, और क्योंकि तुमने इन दोनों पे सेम चार्ज डाला है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये दोनों प्लेट पहले न्यूट्रल थे, तुमने एक से उठा करके चार्ज दूसरे के ऊपर डालते गए। तो इसके कारण से मैं ए बी और सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। लेट से कि इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, प्लस सिग्मा, और इसका माइनस ऑफ सिग्मा चार्ज डेंसिटी। चलो फटाफट तुम लोग निकाल के बताओ, ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बी पॉइंट पे कितना होगा, और सी पॉइंट पे कितना होगा। तो इस जगह पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते हैं, पहले पॉइंट ए पे देखें, फिर बी पे, फिर सी पे। तो पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण से किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और वो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ गया, 0। बी पॉइंट को बाद में देखेंगे, पहले सी को देख लेते हैं। तो सी पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से इस डायरेक्शन में होगा, और उसका वैल्यू होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव चार्ज के कारण से इस डायरेक्शन में हो जाएगा, डेट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी पॉइंट पे है वो कितना निकल के आ गया, 0। और लास्ट हम लोग बी पॉइंट पे देख लो,
तो बी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा और उसका वैल्यू होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज के कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, डेट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक रीजन में फिक्स्ड हो चुका है, वो किसी और जगह पे बिखरा हुआ नहीं है। एनर्जी जो है सिर्फ एक रीजन में बॉन्डेड है, और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है हमें। एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है, तो डिवाइस भी हमारा छोटा बन गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस वगैरह हम लोग इसी पे करेंगे, डिस्कशन इसकी पे होगा। किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे फिर हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये जो कैपेसिटर मैंने अभी बनाया, इस कैपेसिटर से तो हमें समझ में आ गया ये हमारे फ़ायदे का चीज़ है। उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, कितना एनर्जी स्टोर कर सकते हैं हम लोग, ये सभी चीज़ हम लोग अब निकालना चाहते हैं। पहले कैपेसिटेंस निकालें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये है मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और तुमने कुछ कुछ किया और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे दिया है और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इसके ऊपर। क्रॉस सेक्शन एरिया इनफाइनाइट हम लोग इसको एज्यूम करेंगे, ठीक है, ऑलवेज। ऐसा मत सोचना कि ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट प्लेट एज्यूम करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलने का मतलब ऐसा है, ये एक प्लेट और दूसरा प्लेट ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज है। इस पे माइनस क्यू और इस पे प्लस क्यू, और कनेक्शन इस तरीके से बना हुआ होता है। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है हमें, ये पूरा का पूरा जो एरिया दिखता है इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे, और इसका एरिया ए है। इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी, वो हम लोग डी एज्यूम करेंगे। और जो चार्ज इसके ऊपर प्रोवाइड किया गया डेट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जिसके कारण से इस पर चार्ज डेंसिटी आ चुका है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा एंड माइनस और सिग्मा चार्ज डेंसिटी आ चुका है। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह से इस जगह तक। अब याद करो कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैंने क्या स्टेप्स बताए थे। पहला, चार्जेस एज्यूम करो, तो फर्स्ट मैं चार्ज एज्यूम कर लिया, एज्यूम चार्जेस। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ चार्ज निकालना है या फिर चार्ज डेंसिटी निकाल लेना, ठीक है, ऐसा करना है। और तीसरा फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय बी वाला। चलो करते हैं इसको। ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस t, और इसके बीच में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a है। बताओ इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये बता सकता है? कैसे निकाले पोटेंशियल डिफरेंस?
तो पता है, आता है ये चीज़, इलेक्ट्रोस्टैट में ये सब कराया है मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरीके से भी निकल सकता है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर। याद है क्या ये फॉर्मूला? बोलो, हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो dv क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग इसको, इधर से क्या निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड में लिख लेता हूँ, ई डॉट, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकल के आता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो, इफ ई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो क्या इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है? बिल्कुल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन है। और सिग्मा का वैल्यू कितना है? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। तो मैं डेल्टा वी निकाल लेता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा का भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ये आ गया मेरे पास डेल्टा वी। अब सी निकाल लेते हैं, दैट इज क्यू बाय, इस क्यू के बारे में भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी चार्ज जो है वो सिंपल नज़र आ रहा है, क्यू है। तो क्यू मैंने पुट कर लिया, और वी कितना हो जाएगा, क्यू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी कितना लिखेंगे, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैपेसिटर में बहुत कम फॉर्मूलेज हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फॉर्मूलेज हैं, 7 8 9, 8 फॉर्मूलेज, 8 फॉर्मूलेज के लगभग में होंगे, और वही इंपॉर्टेंट है बस। तो ये सी का वैल्यू हमें पास निकल के आ गया। तो सी किस किस बातों पर डिपेंड करता है? किसी भी डिवाइस का कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन पहला शेप एंड साइज, और दूसरा मीडियम पे डिपेंड करेगा। तुमने देखा होगा कि अगर कोई हमारे पास एक स्फीयर है, तो स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर क्या चीज़ है, शेप एंड साइज को डिनोट करता है, क्योंकि स्फीयर है तभी ये आर आ रहा है। और दूसरा एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट किस बात को, मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। सेम वे में यहाँ पे देख लो, ए और डी उसके क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब शेप एंड साइज को डिनोट कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम को डिनोट। तो कैपेसिटेंस किसी भी डिवाइस का सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज एंड मीडियम। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इस कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होगा, और फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने की कोशिश करेंगे, वो भी स्टार्ट करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसके ऊपर चार्जेस दिए गए, तो कितना एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। देखो, दो तरीके से, तीन तरीके से मैं इसको डिराइव कर सकता हूँ, ज़्यादा तरीक़ों से डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, और वो ऐसा है। पहले दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या थे, न्यूट्रल थे। तुमने क्या किया, ये किया कि
इसके ऊपर से छोटा सा चार्ज निकाल करके इसके ऊपर रखना स्टार्ट किया, DQ चार्ज। थोड़ा 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 चार्ज निकाल करके पुट करते गया। एक टाइम ऐसा आया जब चार्ज इसके ऊपर +Q हो गया और इसके ऊपर -Q चार्ज हो चुका। लेकिन तुम और छोटे छोटे DQ चार्ज को उठा उठा करके पुट करते जा रहे हो। कब तक पुट करना है? जब तक कि ये चार्ज Q के बराबर ना हो जाए। ठीक है, फाइनल चार्ज शुड बी Q। जैसे Q हो जाएगा हम लोग स्टॉप करते हैं। तो मेरे द्वारा कुछ ना कुछ तो वर्क किया गया होगा। मैं DQ चार्ज को उठा करके इधर से उधर कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मुझे वर्क करना पड़ा होगा। ऐਵੇਂ ही तो उठ के नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। तो मेरे कारण से जो वर्क हुआ वो किसी न किसी फॉर्म के एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और वो कौन सा एनर्जी होगा? कैपेसिटर का एनर्जी। समझा गया? सो द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, work done by the external agent will be equals to the energy stored inside the capacitor. Energy stored inside the capacitor. ठीक है, तो वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कैसे हो रहा है? तुम छोटे से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हो, या फिर उसे एक डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करा रहे हो, है ना। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका अगर V1 पोटेंशियल बोलो, इसका V2 बोलो, डेल्टा वी कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1। और किसी भी DQ चार्ज को डेल्टा वी से पोटेंशियल पे अगर हम लोग लेकर के जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क कितना करना पड़ेगा? QdV, सॉरी DQ इंटू वी। वर्क का फॉर्मूला पता है ना, या बताओ? U इज इक्वल्स टू Q बाई V होता है, और V इज इक्वल्स टू Q बाई, सॉरी U इज इक्वल्स टू Q इंटू V होता है। याद है ये? बोलो, क्या यही वर्क है? तो छोटा सा हाँ चार्ज सर। को मैं डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करा है। सो छोटा सा वर्क जो होगा डेट विल बी इक्वल्स टू DQ इंटू वी। और डेल्टा वी कितना है? डेल्टा वी हम लोगों ने निकाला था। बताओ डेल्टा वी कैसे निकाल सकते हैं? अब तो यही यूज़ कर लो ना, Q इज इक्वल्स टू सी वाले फॉर्मूले को, क्योंकि अभी इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है? स्मॉल Q। तो V कितना हो जाएगा? Q बाई सी। सो इस जगह पे मैंने Q बाई सी पुट कर लिया और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो ये तुम्हें वर्क दे देगा, और 1/c इंटीग्रेशन Q dQ, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के Q तक। तो आंसर कितना आ जाएगा? Q² बाई 2। या फिर इसे U बोल लो, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। और ये फॉर्मूला आ गया एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। तो U इज इक्वल्स टू Q² बाई 2C होता है। और भी फॉर्मूलेज होते हैं, हाफ CV² होता है, और एक और फॉर्मूला होता है, वो तुम मुझे बताओ कैसे मैंने हाफ CV² निकाला। ये तो मेरे पास रिजल्ट है ही है, और Q इज इक्वल्स टू CV होता है। इस रिजल्ट को यूज़ किया मैंने, इसमें वैल्यू पुट किया, और वैल्यू पुट करने के बाद फिर ये हमारा रिजल्ट आया। तीसरा वाला बताओ क्या होगा? QV/2। QV/2। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है?
सबसे ज़्यादा ये फार्मूला यूज़ होगा और ये वाला, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फार्मूले यूज होते हैं। तो अभी तक में हम लोगों ने कितने फार्मूले देख लिए? पहला जो डेफिनेशन है Q इज इक्वल टू सी वी। दूसरा कौन सा फार्मूला देखा हम लोगों ने? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, किसके लिए? स्फीयर के लिए। तीसरा क्या फार्मूला देखा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और लास्ट फार्मूला क्या? U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C, एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर का फार्मूला। ओके, यस सर। इतने फार्मूले तुम्हें याद रखो। अब देखो इसका एनर्जी हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो वो कैसे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सेकंड मेथड में बता ही देता हूँ। हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी, डेल्टा यू डिवाइड बाय डेल्टा वी। सो जो एनर्जी हो जाएगा वो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिया मैंने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा वी। इसका वॉल्यूम कितना है? इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी स्टोर होगा उतने वॉल्यूम में। दैट वॉल्यूम इज, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। सो यू विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए इंटू डी। अब इसी को कन्वर्ट करो, इस फॉर्मेट में आना चाहिए, क्यू स्क्वायर बाय उसी के फॉर्म में आना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो, लोग खुद बताओ। बोलो क्या करें? अरे बोलो, सिग्मा का वैल्यू पुट कर सकते हैं ना हम लोग। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज डेंसिटी ना, तो क्यू डिवाइड बाय ए हो जाएगा। ये यहाँ पे पुट कर लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। क्या है ये कैंसिल आउट, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। कुछ दिख रहा है क्या? सी का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हाँ सर। क्या गया? क्यू स्क्वायर बाय 2C। क्लियर है क्या? यस सर। ओके, आगे चलते हैं और शेयरिंग ऑफ चार्जेस हम लोग देखते हैं। तो कैपेसिटर आपस में चार्जेस को किस तरीके से शेयर करेंगे। इसमें चाहे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ अगर कोई स्फेयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को करा नहीं रहा हूँ, मैं वैल्यू पुट कर लेना है बस। रेडियस दे रहा गया है 1 मीटर, बोला कैपेसिटेंस कितना है, फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर का वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ गया। और किसी किसी जगह पे अर्थ का कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला जा सकता है, तो अर्थ का रेडियस पुट कर लो,
और रेडियस पुट करेंगे तो सी का वैल्यू निकल के आएगा। तो ज़्यादातर जगह पे अर्थ वाले क्वेश्चन को इसलिए कराते हैं ताकि तुम एक कंपैरिजन कर पाओ, क्या इतना बड़ा अर्थ होने के बाद भी उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना कम आ रहा है। तो ये डिवाइस जो है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया स्फीयर के केस में, लेकिन वही अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर लेते हैं तो उस केस में ये इफेक्टिव हो जाता है। सो शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस का थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। याद है क्या? नो सर। कुछ याद नहीं है? किसी भी दो कंडक्टर को हम लोग टच करा करके फिर वापस से हाँ साइड कर लेते थे, बोलते थे अब बताओ चार्ज कितना है इसके ऊपर इसके ऊपर, याद आया क्या? और वो चार्ज बैलेंस करते थे और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करते थे। हाँ, हम लोग क्या बोलते थे, कंडीशन क्या था चार्ज फ्लो करने का, या फिर रीजन क्या था चार्ज होना? पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता था उसके कारण से चार्ज फ्लो करता था, वायर कनेक्ट कर देने के कारण से, है ना। तो जब तक कि ये दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। और वही काम हम लोग अब यहाँ पे भी करेंगे, सेम एग्जैक्ट काम, बस सी को इंक्लूड कर देंगे और कुछ नहीं। तो देखते हैं, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका चार्ज Q1 है, और दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है और इस पे चार्ज Q2 था। लेट्स से इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, और अभी इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं है, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, वायर से इसको कनेक्ट किया, दूर दूर रखे हुए थे, वायर से मैंने इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, इसमें से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता किधर से किधर गया, लेकिन हाँ, एक टाइम ऐसा आया जब चार्ज फ्लो करना बंद कर दिया। सो दिस वाज द इनिशियल स्टेज, दिस वाज द फाइनल स्टेज। और अब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि अब अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो चुका है, इक्वल, तभी जाकर के चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो इस पे चार्ज हो चुका होगा अब Q1 और इस पे चार्ज आ चुका होगा Q2। क्या मैं चार्ज कंजर्वेशन कर सकता हूँ? तुम्हें भी एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है, इससे फॉर्मूला याद नहीं रखना है, जो भी निकलेगा फॉर्मूला वो याद नहीं रखना है, क्योंकि हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। तो इस पे चार्ज आया Q1 और इस पे चार्ज आया Q, चार्ज कंजर्वेशन कर लेता हूँ। क्या बोला जाएगा चार्ज कंजर्वेशन में, क्योंकि इसका चार्ज और इसका चार्ज मिला करके Q1 प्लस Q2 हो रहा था, तो वो किसी भी टाइम पे उतना ही होना चाहिए। सो Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल्स टू स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2। बताओ स्मॉल q1 का वैल्यू कितना होगा? Q इज इक्वल्स टू सी वी फॉर्मूला होता है, बस इसे याद रखना, हर एक जगह पे लगाना होता है। Q1 कितना हो जाएगा, C1 B डैश और C2 B डैश, और इधर Q1 प्लस Q2। सो मेरे पास कॉमन पोटेंशियल निकल करके आया इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। फॉर्मूला याद ना भी रखो तो भी चलेगा, कॉन्सेप्ट को याद रखना। और अगर मुझे Q1 नहीं गिवन होता, B1 और C1 गिवन होता, तो B डैश को हम लोग कैसे लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV। सो C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा कॉमन पोटेंशियल। तो दोनों पे अब चार्ज कितना है, Q1 विल बी इक्वल्स टू
C1 इंटू वी डैश, C1 इंटू वी डैश का वैल्यू आ चुका है, पुट कर सकते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 एंड Q2 का वैल्यू C2 वी डैश Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये आ गया हमारे पास Q1 एंड Q2 का वैल्यू। बोलो इसमें क्या डाउट है, किसी को कुछ है तो पूछो या आगे बढ़े। आगे बढ़े, ओके। यस सर। तो अब बात ये निकल के आती है कि इसमें वायर में चार्ज फ्लो किया, और चार्ज का फ्लो क्या होता है, करंट होता है। इस वायर में बेसिकली करंट था, और वायर है तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। इसका मतलब इसमें हीट आया, हीट डेवलप हुआ। तो तुमसे पूछा गया इनिशियल से फाइनल कंडीशन तक आते आते इस वायर में कितना हीट जनरेट हुआ। ओके, ये तुम्हें बताना है, बताओ तुम लोग। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग को यूज़ करना है कि जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा, स्टार्टिंग में इनिशियल एनर्जी U1 और U2 था, ये दोनों कैपेसिटर का, और अब तुमने वायर से कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल चार्ज वगैरह चेंज हो चुका है। तो अब इसका U1 डैश एनर्जी हो गया और इसका एनर्जी U2 डैश हो गया। तो इसके पास एनर्जी जो है वो अब इतनी बची, और स्टार्टिंग में इनिशियली इतनी एनर्जी थी। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हीट में कन्वर्ट हुआ। सो हीट में एनर्जी कितना निकलेगा, डेट विल बी इक्वल्स टू U इनिशियल माइनस ऑफ U फाइनल, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल मत करना। तो U इनिशियल कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2, और U फाइनल कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2 डैश कर दो। अब डायरेक्ट दोनों का वैल्यू इस जगह पे पुट करो और फिर आंसर निकाल के बताओ। U का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर करो। सो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इनिशियल और फाइनल देखते हैं कितना आएगा। U1 कितना हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर, और माइनस, अब इस जगह पे U1 और U2 डैश है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ C1 V डैश का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V डैश का स्क्वायर। क्योंकि इस जगह पे V डैश कॉमन है, मैं इसको कॉमन ले लूँगा, माइनस हाफ कॉमन ले लिया। तो हाफ कॉमन लेते के साथ क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 V डैश का स्क्वायर। तो फाइनल वाला हम लोग डायरेक्टली अब से ऐसे लिख दिया करेंगे, हाफ C1 प्लस C2 V डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो V डैश का वैल्यू कितना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ C1 प्लस C2 V डैश का वैल्यू जो है वो ऊपर लिखा हुआ, इट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है जिसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आता है मैं उसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, तुम लोग चाहो तो इसको अच्छे तरीके से याद करके रख सकते हो। और मेरी मानो तो ये सब रिजल्ट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग करेंगे उसमें ऐसे फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत बार ये फार्मूला वैलिड नहीं होता है, वो समझ में आएगा बाद में। तो ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V2 माइनस ऑफ V1 का होल स्क्वायर, ये आता है हमारा हीट का फॉर्मूला। तो कोई अगर सिंपल सा फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन रहे तो उसके लिए तुरंत आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं मेंस क्वेश्चन में अगर आ गया तो। लेकिन अगर टफ क्वेश्चन होगा तो इसमें फॉर्मूला कभी भी अप्लाई नहीं होगा, मैं वो भी बताऊंगा कब अप्लाई नहीं होगा। हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 और V2 माइनस ऑफ V1 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग इस तरीके से याद रखा करेंगे, हाफ
सी इक्विवेलेंट डेल्टा वी का होल स्क्वायर। दिस इज ये शॉर्ट ट्रिक है, कैसे है नहीं है छोड़ दो, बस एक शॉर्ट ट्रिक है। हाफ सी इक्विवेलेंट डेल्टा वी का होल स्क्वायर, इससे तुम्हें क्या निकल के आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। इन सभी फॉर्मूले को भूल जाओ, बस ऊपर जो 6 फॉर्मूले बताए थे, 5 या 6 थे जो भी, उसे याद रखो और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। लेट से एक कैपेसिटर है और एक दूसरा कैपेसिटर है, इसके पास 15 माइक्रोकूलम चार्ज है और इसका कैपेसिटेंस जो है वो तुम्हें दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड और इस जगह पे चार्ज दिया गया है इस कैपेसिटर के ऊपर, वो तुम्हें 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया और इसका कैपेसिटेंस का जो वैल्यू दिया गया तो 5 माइक्रोकूलम दिया गया C1 और C2। बोला गया अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दें एक वायर से तो फाइनल चार्ज इन दोनों पे कितना होगा ये बताओ। फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर एट फाइनल स्टेज। सॉल्व करो इसको। तो सिंपल सा तुम्हें ये काम करना है कि दोनों फाइनल स्टेज पे एज्यूम कर लेना, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है। Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 के बराबर। और Q1 ये चार्जेस तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक ये दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लेता हूँ कि इसका पोटेंशियल V डैश और इसका पोटेंशियल V डैश हो गया। Q1 का वैल्यू लिखेंगे हम लोग C1 V डैश प्लस C2 V डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और V डैश इधर से निकल के आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ऐसा। लेकिन इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे अगर तुम अच्छे तरीके से नोटिस करो तो इसका जो पोटेंशियल निकल कर के आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू बाई सी कितना हो गया 15 डिवाइड बाई 3 5 दैट इज 5 वोल्ट। ओके ओके, और V2 कितना निकल के आ रहा है 2 2 वोल्ट निकल के आ रहा है ना, 2 वोल्ट निकल के आ रहा है। नहीं तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो V डैश कितना आ गया हमारा, V डैश आ गया 3.5 15 प्लस 10 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 दैट इज 5 8 और ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 8। तो ये हमारा V डैश कॉमन पोटेंशियल आ गया और फाइनल चार्जेस क्या हो जाएंगे, Q1 विल बी इक्वल्स टू C1 V डैश, C1 कितना है 3, V डैश कितना है 5 बाई 8 और Q2 कितना हो जाएगा C2 V डैश, C2 कितना है 5, V डैश कितना है 25 बाई 8। समझा क्या। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है ऐड करने पे 25 25। क्या इनिशियली चार्ज का समेशन 25 था, बिल्कुल हाँ। हाँ सर। और फाइनली भी इन दोनों को सम करने के बाद 25 आ रहा है। इस तरीके से अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते। इस क्वेश्चन को करो। इसका जो चार्ज है दिया गया है 25 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस दिया गया है 5 माइक्रोफैराड और इस पे जो चार्ज दिया गया है 20
माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस दिया गया है 4 माइक्रो। इन दोनों को जब वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो फाइनल स्टेज पे इन दोनों के चार्जेस कितने होंगे ये फाइंड आउट। ये क्वेश्चन मैं पहले कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेटा मैंने थोड़ा अलग दे दिया, डिफरेंट दे। देखो इसका अगर मैं पोटेंशियल निकालूं V1 तो कितना होगा 25/5 विच इज़ इक्वल्स टू 5 वोल्ट। और इसका अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20/4 विच इज़ 5 वोल्ट। जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो क्या चार्ज फ्लो करेगा क्या अगर इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो? नहीं। आया ना, चार्जेस फ्लो करेंगे क्या? नहीं। जब तक उन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है तब तक ही चार्ज फ्लो करता है। इधर तो पोटेंशियल ही सेम है तो चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा। तो फाइनल टाइम पे जो चार्जेस होंगे वो 25 और 20 माइक्रोकूलम ही होगा, और कुछ नहीं। सिंपल। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दो कैपेसिटर है जिसमें से कि इस कैपेसिटर के पास 10 माइक्रोकूलम चार्ज था और इसका कैपेसिटेंस था कितना ले लें 3 माइक्रोफेरेड। और दूसरा कैपेसिटर था जो कि अनचार्ज था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, और इसका कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफेरेड। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर इन दोनों को कनेक्ट किया गया एक वायर से, बोथ आर कनेक्टेड थ्रू ए वायर, ये ए है और ये बी है, देन फाइंड फर्स्ट चार्ज moved from A to B to वायर। वायर से ए से बी की तरफ कितना चार्ज मूव किया। दूसरा फाइंड हीट जनरेटेड इन वायर। इन दोनों को सॉल्व करो फिर हम लोग चेक करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले फाइनल सिचुएशन में देख लेना इसके ऊपर चार्जेस कितने Q1 Q, और दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा V। तो चार्ज कंजर्वेशन एट Q1 plus Q2 should be equals to this charge plus this charge which is equals to 10। Q1 Q2 कितना हो जाएगा, Q1 is equals to C1V, तो C1V plus C2V। इधर से V कितना निकल के आ गया 2 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल मेरे पास 2 वोल्ट निकल के आया। तो चार्ज कितना फ्लो किया, अगर इसके ऊपर देखें तो पहले चार्ज कुछ और था, अभी कितना चार्ज आ गया C1V, C1 इज 3 और V कितना है 2, 6 माइक्रोकूलम, और पहले कितना था 10। तो इधर से इधर चार्ज गया है, चार्ज कितना गया है, 10 में से 6 गया, 4 माइक्रोकूलम चार्ज गया है। समझा गया। मुझे ये निकालना था हाँ कि सर, चार्ज आ रहा था गलती गया कितना, ये निकालना, ये निकल गया। अब ये निकालना है कि हीट कितना डेवलप हुआ। तो हीट जो डेवलप हुआ है U इनिशियल माइनस ऑफ U फाइनल करते हैं, हमें पता है। तो U इनिशियल में आ जाएगा U1 प्लस U2 और U फाइनल में आ जाएगा U1 प्लस U2, लेकिन फाइनल वाला। इनिशियली एक सेल तो अनचार्ज था तो इसका एनर्जी कुछ नहीं होगा, और एक चार्ज था तो हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C। C का वैल्यू कितना है 3 था। अब ध्यान रखना कि ये 10 जो है वो माइक्रोकूलम में है और 3 माइक्रोफेरेड में है। तो इधर से क्या हो जाएगा, माइक्रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक लेकिन एक बच जाएगा, तो ये माइक्रो जूल में आंसर आने वाला है, हमेशा याद रखना। माइनस ऑफ U इनिशियल मतलब U फाइनल का 1 वाला पार्ट, तो ये मैं डायरेक्टली हाफ C1 प्लस C2 फी
स्क्वायर लिख लेता हूँ और वैल्यूज को पुट करना है। ये हो जाएगा हाफ 100 डिवाइड बाई 3 माइनस हाफ C1 प्लस C2 5 हो जाएगा। b कितना है 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय हाफ कॉमन ले लो 3 माइनस ऑफ कितना है ये 20 और ये 100 माइनस 60 हो जाएगा। तो आंसर कितना निकल के आया 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इट इज 20/3 माइक्रोजूल। आया था आंसर? सही है। बोलो समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इस जो भी अभी मैंने पढ़ाया आज उसको ज़रूर रिवाइज कर लेना। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर तो मुझे नहीं लगता कुछ समझ में आने वाला है। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं।